Hello students, welcome. In the next session, we'll discuss about your, I think, which chapter? Just a minute. Yes, 8th chapter, that is reproduction in plants. Okay. So पहले हमने इससे पहले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस ये चैप्टर हमने अच्छे से देखा है, समझा है। उसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको वो भी हमने देखे हैं। ओके, सो दिस इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू सी दैट रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन plants. Okay, so in the point of view of your exam, this chapter is important as there are very much processes and phenomenon are involved in this chapter. ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि जिस चैप्टर में आपको ये सारी बातें समझनी है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है या बहुत सारे फिनोमिनन्स है, बहुत सारे प्रोसीजर्स है, तो चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू कैन से that part of your chapter is very much important because there is scope to ask so many questions from that part. Okay, so that's why that particular part is important. Okay, तो सबसे पहले जो हमेशा आता है, तो आपको दो टर्म्स समझनी है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो सेक्सुअल प्रोडक्शन इज known as, or in angiosperms means in flowering plants, the that reproduction is known as vegetative propagation. Okay, what is the simple meaning of vegetative propagation? आप आपके घर में गार्डन में एक कुछ तो स्टेम लाते हो, ठीक है, और वो स्टेम जब आप ये करते हो, आप लगाते हो, तो उस स्टेम से पूरा का पूरा प्लांट जनरेट होता है। ओके, सो बाय द मींस ऑफ सम और अदर ऑर्गन ऑफ अ ग्रोन प्लांट you grow another new plant. Okay, so that is the meaning of vegetative propagation. Okay, so uh, actually vegetative propagation is termed as asexual reproduction in angiosperms. It was my mistake. And sexual production occurs through production of flowers. ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। ओके, तो ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम ये देखेंगे। ओके, so these two terms are very important to understand. ठीक है, तो आपको asexual reproduction means vegetative propagation in angiosperms वो देखना है कि कैसे एक कौन सा भी पार्ट आप लेते हो, कौन सा भी प्लांट का पार्ट लेते हो, और उससे पूरा का पूरा जो प्लांट है वो रीजनरेट होता है। ठीक है, तो रूट्स लाते हो, आप स्टेम्स लाते हो, ट्यूबर्स लाते हो। ठीक है, तो ये है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये आपके बुक में से सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है। तो फिर उसके बाद उसमें कौन से स्टेप्स या आर्टिफिशियल टेक्निक्स अवेलेबल है, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, देन माइक्रो प्रोपोगेशन, दैट मीन्स टिश्यू कल्चर टेक्निक। फिर उसका सिग्निफिकेंस ये आपको समझना है। देन द थिंग कम्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करते हो तो सबसे पहले जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स में ऑर्गन्स स्टडी किए थे। ओके, क्या स्टडी किया था हमने? ऑर्गन स्टडी किए थे। ठीक है, तो ये वैसे भी यहाँ पे आपको ऑर्गन स्टडी करने सबसे पहले। तो मेन रिप्रोडक्सिंग ऑर्गन कौन सा है? तो इट इज फ्लावर। ओके, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं फ्लावर के। फिर ये रहा फीमेल reproductive organ. Then the male reproductive organ is known as anther. So structure of anther कैसे होता है, तो उसके anther के parts कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है ये आपको समझना है। सो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है वो आपको समझना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल का कौन से पार्ट्स होते हैं अलग अलग, तो वो आपको समझना है। स्टॉक, बॉडी, न्यूक्लियस, चलाइजा, देन इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोफाइल, एम्ब्रियो सैक, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
फिर there are various parts of ovule and their functions also. So that part is also very important to understand. Then funicle, nucleus, integuments, micropyle, egg apparatus, polar nuclei, antipodals. So that was about male part, ठीक है, male gametophyte. Then the thing comes about female gametophyte. तो वो क्या होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या है, ये सब आपको अच्छे से समझना है. Then a very important part is pollination and types of pollination. So in this picture you can see one type of pollination, okay. So pollination mediated by the means of other individuals, okay. For example insects. So आपको ये पता है कि ये जो होते हैं यू कैन से बटरफ्लाईज, हनी बीज, वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. तो वो बहुत बड़ा काम करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एंथर्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ठीक है. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया समझ में. सो there are very much there are various types: self pollination, autogamy, then genotogamy, then agencies of then cross pollination, xenogamy, hybridization, then agencies of pollination, abiotic agents, biotic agents, okay. So this type where insects are involved for the purpose of pollination, that type is called as anemophily, ठीक है. what is called as anemophily, okay. नहीं, anemophily actually wind से होता है. yes, wind is the agent. Biotic agents are involved, okay. So anemophily is there, then hydrophily is there, hypohydrophily is there, ठीक है. Epihydrophily is there, ठीक है. तो बायोटिक एजेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो अलग पार्ट होता है, आया समझ में. हाँ, entomophily is the part where insects are involved. Yes, exactly. Entomophily is the part is the type of pollination where insects are involved for the purpose of pollination. And when birds are involved, that part is known as ornithophily, okay. That part is known as ornithophily, okay. So then chiropterophily is also there. So where pollination takes place by means of bats, okay. So ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ये है एजेंट्स है. देन डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है. उसके बाद post fertilization changes. What are the you can say what are the actual process, or what is the actual process of post fertilization, that part you need to understand. So and there are various types, you can say कि significance of seeds and fruits. जो product होता है इसका reproduction का, तो उसमें क्या important है, क्या actually उसका significance है, तो वो significance क्या है आपको समझना है, ठीक है. तो फ्रूट्स और सीड्स का यूज क्या होता है वो आपको अच्छे से समझना है. सो दैट वाज द कंप्लीट यू कैन से समरी और अकाउंट ऑफ योर चैप्टर, ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन वन बाय वन एंड we will try to understand the concepts mentioned in your book, okay. So in this session I have you can say I have focused upon the terminologies, okay. And next session in the next session of this chapter we will focus on the procedures, or you can say yes, procedures and actual processes, okay. So we will focus on processes in next session, and this session we will focus on the terminologies, only terminologies, okay. Chalo. Now your first question. Apomixis is
Okay, so we'll read the option. Development of plant in darkness, development of plants without fusion of gametes, inability to perceive stimulus for flowering, and effect of low temperature on plant growth. So what should be the answer? Mixes. What does the meaning? What is the meaning of mixes? Mixing is the process of mixture. Okay, so where process of mixture takes place when the gamete fusion is taking place. Okay, so what should be the answer? Apo means you can say opposite of that. Okay, so what should be the answer? Answer should be development of plants without fusion of gametes. So what does that mean? कि ये कौन सा type का reproduction है? So it is the asexual type of reproduction, because in sexual reproduction mixture or yes, mixing of gametes takes place from one gamete comes from female part and one gamete comes from male part. Okay, and mixing is the very much important and sole important part in the sexual reproduction. Okay, and in asexual reproduction, only one parent can do the job of reproduction. Okay, so development of plants without fusion of gametes, that part is known as apomixis. ठीक है, क्या बात है कि हमारे साइंस पे ना, साइंस की जो पूरी टर्मिनोलॉजी है ना, उस पे लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. ठीक है, तो ये दो लैंग्वेजेस है ना, तो इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने के कारण क्या बात है कि हमारे जो टर्मिनोलॉजीज रहती है ना, तो वो एक तो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड रहती है, नहीं तो लैटिन से डिराइव्ड होती है. ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा हम अभी हमको ग्रीक या लैटिन तो आती नहीं. ठीक है, पर हमें थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है, कब वो वर्ड्स यूज करते हैं. क्योंकि अगर हम उस वर्ड्स का मीनिंग समझने में लगे ना, तो क्या बात होती है कि हमें वो टर्मिनोलॉजी इजीली समझ में आ जाती है. आया समझ में? तो जैसे कि हमने ये हमारा सर्कुलेशन पार्ट है, या हमने कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन में भी देखा कि वहां पे जो कुछ भी टर्मिनोलॉजीज आती है ना, तो देखो अभी मैंने रीनल बोला, तो आपको पटक से समझ में आना चाहिए कि रीनल मतलब वो समथिंग रिलेटेड टू योर किडनी. आया समझ में? अगर मैंने बोला कि सिफेलो ऐसा कुछ तो मैंने बोला, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन. ओके, सो आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा समझना है. मिया वर्ड का मीनिंग, एंड जब मिया प्रीफिक्स से होता है, सो व्हाट डज दैट मीन? समथिंग इन योर ब्लड. ओके, सिस अगर एंड में है, सो व्हाट डज दैट मीन? कि समथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन. ओके, तो ऐसे आपको ये समझना है. एरिथ्रोज, एरिथ्रोज मीन्स रेड कलर, ल्यूको मीन्स व्हाइट कलर. ओके, ऐसे ही आपको समझना है. तो थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस से समझता है. ये कोई सिखाता नहीं है आपको कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, उस वर्ड का मीनिंग ये होता है. ये आपको कोई सिखाता नहीं है, पर ये आपको प्रैक्टिस से समझना है कि उसमें वर्ड का मीनिंग क्या होता है. अगर ये आप समझेंगे तो आपको वो टर्मिनोलॉजी समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ योर सेकंड क्वेश्चन. Amphimixis is development of an organism obtained through, so apospory, apogamy, fusion of gametes and without fusion of gametes. So what should be the answer? Amphimixis. Amphi देखो फिर से यहाँ पे या लैटिन वर्ड का ये आया है. एम्फी, एम्फी मतलब क्या? बोथ. ओके, तो एम्फीबियंस, बियंस मीन्स लिविंग. ओके, तो एम्फी मतलब क्या होता है कि दोनों, दोनों पे रहने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन. तो एम्फी का मीनिंग, एम्फी मिक्सिस, मिक्सिस का मीनिंग हमने देखा क्या? मिक्सचर. और एम्फी का मीनिंग क्या होता है? बोथ, दोनों से. सो ये क्या होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो दोनों तरफ से मिक्स हो रहा है. ठीक है, सो एम्फीमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड थ्रू. सो दोनों तरफ से क्या आने वाला है? सो दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. मतलब क्या? दो गैमेट्स का यहाँ पे फ्यूजन होने वाला है. आया समझ में? सो इसी तरह से देखो आपको क्या होता है कि जब हम ये कोर तरीके से और बहुत ही डीप तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं ना,
तब ये हमें अपने आप समझ में आ जाता है कि इनको कहना क्या है एक्चुअली। ओके, चलो नेक्स्ट, which is agamospermy. So we'll read the options. Development of embryo without gametic union, type of sexual reproduction in which there is no differentiation of male and female gametes, then development of new individual from the union of two sperms, and development of new individual directly without forming an embryo. So agamospermy. Okay, spermy ka meaning something is related to sperm. Okay, so answer should be development of embryo without गैमेटिक यूनियन। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है पर उसमें क्या होता है कि ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, गैमेटिक यूनियन नहीं होता है, मेल और फीमेल का ये नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ये आपका कुछ तो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो नहीं बनता है। ओके, इज दैट क्लियर? Okay, so next question. Adventative polyembryony occurs in. So these are the examples of some plants, and the process of adventative polyembryony occurs in which plant? So this is your question. So first of all, before we solve this question, we should know what is adventative, you can say, polyembryony. So मीनिंग ऑफ पॉली एम्ब्रॉयनी हम देखते हैं सबसे पहले। पॉली मीन्स मेनी, ओके, सो इसलिए पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? मर मीन्स फॉर्म्स एंड पॉली मीन्स मेनी, मेनी फॉर्म्स। ओके, सो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी सबसे पहले क्या होता है, तो वो स्पोरोफाइटिक बडिंग होता है। वो क्या होता है? स्पोरोफाइटिक बडिंग। सो एन एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल अदर देन एग, like that of nucleus and integument. Okay, आया समझ में? and it give rise to a condition called as polyembryony, or the phenomenon of having more than one embryo. So more embryos are formed, मतलब एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियोस फॉर्म होते हैं। और एडवेंटेटिव मतलब क्या? वो एडवांस होता है। ठीक है, वो एम्ब्रियो कैसा होता है? एडवांस होता है। मतलब वो क्या करता है एग्जैक्टली कि वो डिप्लॉयड सेल जो होती है ना, तो अदर देन एग, वो जो डिप्लॉयड सेल होती है तो उससे वो डायरेक्टली न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट का पार्ट फॉर्म करने लगता है। ओके, so without going the process of development, so it skips the process of development. Okay, so it happens in the case of citrus plant. Okay, आपका जो साइट्रस प्लांट होता है, इन दैट केस वो ऐसा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Asexual reproduction is related to, okay, there are some terms, amphimixis, agamospermy, vegetative propagation, and both 2 and 3. So what should be the answer? So answer is for both 2 and 3. ठीक है, so agamospermy and vegetative propagation, एक्चुअली वो असेक्सुअल है, बीच में जो स्पेस है ना वो नहीं है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो वो स्पेस है ना वो इग्नोर कीजिए आप। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिलेटेड टू एगामोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है। एगामोस्पर्मी मीन्स द reproduction without the formation of or fusion of the gametes. Okay, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से भी एक पार्ट से रिप्रोडक्शन होता रहता है। ओके, so that was the meaning of vegetative propagation. So answer includes both 2 and 3. Okay, so next question. Agamospermy includes adventative polyembryony, recurrent apomixis, non-recurrent apomixis, and all of the above. So
एगेमोस्पर्मी में एग्जैक्टली क्या होता है? सो ऑल ऑफ द अबव। एगेमोस्पर्मी में क्या होता है? एडवेंटिव एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट मींस क्या कि बार बार एपोमिक्सिस होता रहता है, ठीक है। एंड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस वो भी होता है, ठीक है। सो जब जब नीड होती है तब एपोमिक्सिस होता है, आया समझ में? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, agamospermy produces new plant through the formation of, okay, so uh, which is the process by which a new plant is produced in agamospermy? So answer is asexual embryo. So in that embryo only one gamete is there, okay। आया समझ में क्या पार्ट क्या प्रोसेस होती है? So we are discussing सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल, ओके। आपके बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, पर ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इन नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी द एम्ब्रियो इज, ओके, एम्ब्रियो का फॉर्म कैसे होता है? न्यूक्लियो, न्यूसेलर, इंटेगुमेंटल, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। सो आंसर इज हैप्लॉइड, ठीक है। नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ओके। बिकॉज वो जो नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी है वो बार बार नहीं होता है वो प्रोसेस, आया समझ में? इसलिए उस एम्ब्रियो का जो कुछ भी फॉर्म होता है वो कैसे होता है? वो हैप्लॉइड होता है, ओके। इज दैट क्लियर? तो हम थोड़ा सा नॉन रिकरेंट, इसमें नॉन रिकरेंट जो आपकी एगेमोस्पर्मी है उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इन नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी द मेगास्पोर मदर सेल meiotically divides to form a haploid embryo cell, ठीक है। सो मियोसिस हमने रिप्रोडक्शन के लेक्चर में आई थिंक हमने देखा था, हमने ये समझने की कोशिश की थी कि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ओके। और जब सेल्स का नंबर बढ़ाना है ना तो क्या होता है? तब माइटोसिस होता है। माइटोसिस इज मल्टीप्लिकेशन, बट मियोसिस इज ऑफन कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो मियोटिकली डिवाइड्स टू फॉर्म अ हेप्लॉइड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। So embryo is formed from haploid eggs or any other haploid cells are formed without the act of fertilization, and resulting plants from recurrent angiospermy are normally sterile. For example, Datura and Siemens. Okay, so um, इस टाइप के मतलब नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी से जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, जो कुछ भी प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्टेराइल होते हैं यूजुअली, ठीक है। स्टेराइल का मीनिंग क्या? दे आर दे आर इनकेपेबल टू डू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है, आया समझ में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल this is the mode of asexual reproduction, and that asexual reproduction in that fusion of gametes does not take place, so that is agamospermy. And non-recurrent agamospermy means the megaspore mother cell uh, where haploid cell is divided into two haploid embryo sacs, okay। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एपोस्पोरी इज डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ, ओके, सो गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, ठीक है। सो हमने ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं, वो पढ़ते हैं सबसे पहले। गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, एंड स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। सो व्हाट शुड बी द आंसर? सो गैमेटोफाइट फ्रॉम sporophyte, okay। You know okay, spores are the you can say the actual reproduce they are very much important for the process of reproduction, ठीक है। तो स्पोर्स में स्पोर्स से गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं। तो
वहाँ उसमें भी ऐसे नहीं होता कि स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ना उससे पहले स्पोर से रिलीज होते हैं। ओके, तो फिर उनका कांटेक्ट आता है गैमेट से और फिर गैमेटोफाइट बनता है। तो इसमें क्या हुआ है कि एपोस्पोरी में डायरेक्टली गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। ओके, सो एपोस्पोरी इज दैट प्रोसेस। क्या बात है कि जैसा हमारे एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ है वैसा ये प्लांट्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, सो देयर आर सम प्लांट्स which stands on the evolutionary line very low level, on the very low level. Okay, there are steps of evolution. तो जैसे जैसे वो प्लांट्स इवॉल्व होते गए वैसे वैसे उनके बॉडी प्रोसेसेस, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस वो सब इवॉल्व होता गया। ओके, सो these are the stages of evolution where we can see different types or different variations of the process of evolution. Okay, now next. Okay, diplospore is development of embryo from. Okay, so diplospore में exactly क्या होता है? So nucleus, integument, megaspore mother cell and megaspore. So development of embryo किससे होता है in diplospore? So answer is megaspore mother cell. तो diplospore में क्या होता है? megaspore mother cell से embryo form होता है। Okay, सो एम्ब्रियो ऑब्वियसली कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम। पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है? वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के रखिए। ओके, सो विल रीड द ऑप्शंस। अ सिंगल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, fertilization of female gamete with female gamete, fertilization of male gamete with male gamete, and vegetative structure. So what should be the answer? Parthenogenesis. Genesis means the process of synthesis. हमने देखा है कि genesis किसे कहते हैं हम। ओके, सो ये पार्थेनो, ये क्या पार्थेनोस क्या है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी होते हैं, ये आपको पता है। सो व्हाट इज द which is the fruit which is parthenocarpic fruit? So आपको ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सो बनाना इज द फ्रूट। ओके, आपके आई थिंक आपके बुक में भी वो लिखा है कि बनाना इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, आया समझ में? सो सबसे पहले आपको अच्छी तरह से पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस पता होने चाहिए। सो इट इज द रिप्रोडक्शन from an ovum without fertilization, especially as a normal process in some invertebrates and lower plants. So when you are seeing the scale of evolution, you will see this type of phenomenon in lower plants. Okay, तो यहाँ पे बोला भी उन्होंने कि in animals cyclic parthenogenesis is well displayed in aphids. जो एफिड होते हैं ना, वो छोटे छोटे कीड़े, उनमें वो पार्थेनोजेनेसिस अच्छी तरह से दिखता है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि एग कैन डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म। ओके, तो आंसर होना चाहिए इसका अ सिंगल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस इज derived from the Greek words for virgin birth. Okay, and several insects species including aphids, bees and ants are known to reproduce by पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे स्पर्म की जरूरत लगती ही नहीं है। सिंगल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन कैन प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, इज दैट क्लियर? तो सीडलेस ग्रेप्स वगैरह ये जो होते हैं ना, तो ये भी हम पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आया समझ में? तो this process is known as parthenogenesis and the procedure is called as parthenocarpy. Okay, so these parthenocarpic fruits are without seeds. Okay, they are without seeds and hence are preferred by consumers. Okay, now next question. Okay,
union of two gametes of one sex is known as. Okay, so what should be the answer? Answer is parthenogamy. Okay, so parthenogamy is the process of union of two gametes of one sex. Okay, तो उसमें कुछ दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं. Okay, now next, apogamy is direct formation of. So apogamy is direct formation of. We'll read the options. Sporophyte from sporophyte. Actually, I think this question is repeated. Okay, no problem. We'll solve this again. Sporophyte from sporophyte. Sporophyte from gametophyte. Gametophyte from sporophyte, and gametophyte from gametophyte. So as this question is repeated, now you should be able to give the answer. Okay. So answer should be sporophyte from gametophyte. हमने पिछले इसमें गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट देखा था, है ना? तो एक बार वो देखना चाहिए एग्जैक्टली वो है क्या. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Parthenoapogamy involves fusion of two gametic nuclei, fusion of three gametes, fusion of two vegetative nuclei, and development of new plant from a single gametophytic cell. Okay, so exactly क्या है इसका आंसर? पार्थेनो एपोगैमी इन्वॉल्व्स. सो एक बार ऑप्शंस अच्छे से पढ़े and think for 30 seconds whether you can give the answer or not by seeing the word only. Okay, क्या हो सकता है इसका आंसर? हाँ, उससे पहले मैं आपको वो ऊपर वाला बता देती हूँ. एपोगैमी का आंसर वही है, स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट. पिछले वाला वर्ड कुछ तो अलग होगा. ओके, एपोस्पोरी था वो. यस एग्जैक्टली, वो एपोस्पोरी था, ये एपोगैमी है. ओके, सो मीनिंग देख, दोनों का मीनिंग आप समझने की कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट. What's the answer of 14th question? Answer is fusion of two vegetative nuclei, parthenoapogamy. So fusion of two vegetative nuclei is known as parthenoapogamy. And let me tell you one thing कि उसका जो पार्थेनोएपोगैमी में जो कुछ भी एम्ब्रियो है आपका, वो कैसा है? इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन विदाउट द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसकी जरूरत, उसको ये जरूरत नहीं होती है दूसरे गैमेट की. ठीक है, तो दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं, दोनों जो सेल्स होते हैं, दोज आर केपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन बाय देयर ओन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Reproduction which does not involve gametic union is so parasexual reproduction, apomixis, parthenogenesis, and agamospermy. Okay, now you know. Just think and give the answer. Reproduction which does not involve gametic union. So, which is that type? What does it called as? What should be the answer? Just think over it. Okay, the answer is apomixis. ठीक है, कि उसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता ही नहीं है. सो एपोमिक्सिस इज द साइंटिफिक और टेक्निकल नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आया समझ में क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में? चलो नेक्स्ट. हाँ, एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी इज एन एग्जांपल ऑफ. हमने देखा है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है. सो which is the process exactly it is. So vegetative propagation, amphimixis, agamospermy, and parthenogamy. So polyembryony
बहुत सारे एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं उसमें। ओके, और एडवेंटिटिव का मीनिंग क्या है वो मैंने बोला कि कुछ डेवलपमेंट्स के जो कुछ भी स्टेप्स है वो उसमें स्किप किए जाते हैं एडवेंटिटिव में। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो इन एडवेंटिटिव, एडवेंटिटिव क्यों कहा जाता है इसमें कि एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल अदर देन एक लाइक दैट ऑफ द न्यूक्लियस एंड एंटाग्लूमेंट, डायरेक्टली डेवलप होता है वो। ओके, एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप होने लगता है। So what's the answer? So it is agamospermy. Okay, it is agamospermy. तो उसको फिर से स्पर्म की जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, so it is an example of agamospermy. Next, हाँ, vegetative propagation through budding occurs in, so budding से vegetative propagation, उसके जो birds होते हैं तो उससे propagation किस टाइप के प्लांट में होता है? So what's the answer? Answer is yeast. The plant ने yeast actually plant नहीं है, okay? पर उसमें exactly इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग से। yeast को अगर आपने yeast का स्ट्रक्चर देखा अंडर माइक्रोस्कोप तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक ऐसा अंडा एक होता है, अंडा यू कैन से एग लाइक एक शेप्ड एक ये होता है सेल, और उसके ऊपर एक छोटा सा सर्क्यूलर बर्ड होता है। ठीक है, स्फेरिकल बर्ड होता है उसमें। और जब वो सेल ये करती है मतलब जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ना, तो वो ऊपर वाला जो बर्ड होता है ना वो ऐसा उससे सेपरेट होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है? वो सेपरेट होने लगता है ऐसा उससे, वो जो ऊपर का बर्ड होता है वो। और and that bird can develop into another full grown yeast cell. Okay, so there are very uh, important growth patterns which are observed in case of yeast. Okay, क्या होता है कि बहुत बार आपका जो बैक्टीरियल कल्चर होता है ना उसमें यीस्ट का कंटामिनेशन आता है, एंड दिस इज द केस इन द आइसोलेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस। ओके, सो लैक्टोबैसिलस में क्या होता है कि जब आप कर्ड सैंपल से, मिल्क सैंपल से या कुछ भी डेयरी सैंपल से आइसोलेशन करते हो ऑफ द लैक्टोबैसिलस, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार आपको आपका जो बैक्टीरियल कल्चर होता है ना वो कंटामिनेट होता है yeast से while the doing the process of isolation. Okay, so this is the simple way where you can identify the um, contamination of yeast in your sample. How you can identify that contamination? Just you have to observe that sample under microscope. You can stain that sample also. Okay, and if you are seeing the very bigger cells in your sample, so those are yeast cells, they are not bacteria. Okay, bacterial cells are small cells. Okay, largest bacterial cell you can see under microscope is bacillus. Okay, bacillus के जो cells होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. Okay, पर yeast के cells जो होते हैं ना वो उससे भी बड़े होते हैं. So और इसका वो जो characteristic bird pattern है ना, that pattern you can see under microscope. Okay, so these are the very simple techniques you should know. Okay, next. Yeah, gene are a mean of vegetative propagation in. So what's the answer? Answer is Mercentia. Okay. So what is gene actually? So it is the actual bird-like propagule. So it is also a bird-like propagule, and which can develop into a new individual. Okay, so that is the process you can observe in the case of
Mercentia. Okay. Now next. Binary fission is a regular mode of multiplication. Okay, so this is the uh, this is out of your syllabus, but also but you should know this type. So binary fission. So you can where you can observe this type of multiplication: yeast, bacteria, Mercentia, and mosses. So very simple question. You will see that process in bacteria. Okay, so in bacteria, one mother cell can develop into two daughter cells. Again, this is the multiplicational division. Okay, so एक सेल के दो होते हैं, दो के चार, चार के आठ, ऐसा वो चलता रहता है. ठीक है. So for that sake, for that purpose, the reproduction time of a normal bacteria is known as doubling time. ठीक है. क्या कहते हैं उसे? doubling time. मतलब वो कैसे कंसिडर किया जाता है? देखो, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको वो ऐसे बता रही हूँ कि क्या एग्जैक्टली वो प्रोसेस है. सो क्या होता है, देखो कि डबलिंग टाइम ऐसा उस टाइम को कहा जाता है. तो कंसिडर कैसे किया जाता है? देखो कि इफ यू हैव 0.1 ml of sample. Okay, 0.1 ml of sample you have in your hand, and in that 0.1 ml sample there are 100 cells. Okay, so the time required to double up this quantity is called as doubling time. मतलब जितना टाइम उसको 200 होने में जितना टाइम लगता है ना, सो ऑल दिस इज एक्चुअली ऑन द कंसिडरेबल बेसिस. ओके, दिस इज ऑल योर कंसिडरेशन. सो वहां पे एग्जैक्टली 200 सेल्स नहीं होंगे, पर अप्रोक्सीमेटली 200 सेल्स होने में उसको सेल उस कल्चर को जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज नोन एज डबलिंग टाइम. ओके, सो और ये भी अंडर गिवन टेम्परेचर कंडीशंस. ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है. सो दैट डबलिंग occurs through the process of binary fission. तो उसमें भी एक, अगर आपको ये डीप में जानना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो आपको करना, एक्चुअली कौन से फेज की वो सेल होनी चाहिए वगैरह, वो डिटेल है. कि आपने बहुत ओल्ड कल्चर लिया और उसका डबलिंग टाइम वही आएगा अगर ऐसे एक्सपेक्ट किया, तो वो वैसे नहीं चलता, क्योंकि ग्रोथ फेज 4 स्टेप्स में होती है. तो मैं वो अगर आपको जानना है तो वो मैं आपको बताऊंगी बाद में. ठीक है. चलो. So right now this is not the right time to discuss these things. Okay, next. A part of root of Delbezia placed in the soil will. Okay, क्या होगा उस Delbezia का? It will sprout or it will decay, it will develop underground complex and corrode depending upon availability of food. Exactly उस Delbezia का क्या होगा? So it will sprout. ठीक है. root often roots में when you are using root for vegetative propagation, often you will see sprouting of that root. Okay, you will see sprouting of that root if that root is not desiccated. If it is desiccated already, it is old or it is deceased, it will decay by the process of process of the metabolism of the microorganisms present under that soil. ठीक है. अगर वो रूट फ्रेश है, वो अच्छा है, तो यू विल ऑब्जर्व द स्प्राउटिंग. ओके, आया समझ में? चलो नेक्स्ट. Which root will form a new plant? Okay, तो इसमें से कौन सा रूट होगा जो न्यू प्लांट फॉर्म करेगा? देखो, ये मैंने एज अ सैंपल डाला है क्वेश्चन. ठीक है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. ओके, इसमें आपको ये पूछ सकते हैं कि एक 4-5 नाम देंगे आपको, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस प्रोसेस से क्या होगा. तो या अगर आपको ये नाम ये नहीं है, पहचान के नहीं है, तो भी इट्स ओके. ठीक है. पर आप थोड़े से आपके बुक के आसपास के, बुक में दिए हुए और बुक के आसपास के जो एग्जाम्पल्स है ना, वो देख के रखिए, क्योंकि वो आ सकते हैं. ओके, वो दे कैन आस्क यू. सो Populus Delia, Azadiacta, and both 1 and 2. So what should be the answer? Answer is 1 and 2. So if you are um,
you are sowing root of a plant. Which plant? One is populus and another is dahlia. So that will develop into a new plant by the process of sprouting. Okay. Next. It is more economical to propagate potato and artichoke through. Okay, so which part you will use for the propagation? So pieces of tubers, whole tubers, seeds, and tissue culture. So which is the economical thing? So answer should be pieces of tubers. So we all know कि potato tubers से propagate करता है, उसे eyes कहते हैं हम common tongue में, eyes of that potato. तो उससे क्या होता है, that potato can develop into another plant. Okay, तो आपको वो sow करना पड़ता है. Next, onion is propagated through its. Onion का propagation कैसे होता है? Tubers, bulbs, seeds and rhizomes. तो ये जब आपको ये राइजो जब वर्ड आता है ना, तो राइजो का मीनिंग समझ लीजिए. राइजो मीन्स रूट्स. ठीक है, प्लांट्स के रूट्स को राइजो नाम से जाना जाता है, मतलब राइजोस ऐसा कुछ तो वो नाम है. तो जब जब राइजो वर्ड में जब राइजो ऐसा कुछ आता है ना, सो आपको ये समझना है कि समथिंग रिलेटेड टू रूट्स. ओके, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स कैसे आपको समझने हैं. ओके, नेक्स्ट. So what is the answer? Answer is bulbs. Onion is propagated through its bulbs. हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि potato propagates through tubers, onion is propagated through its bulbs. Okay, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए. Next. Okay. Bulbils are employed for multiplication of. So in which plant bulbils are used for vegetative propagation? So bryophyllum, crocus, agave and strawberry. So what's the answer? Answer is agave. Okay, bulbils are employed for multiplication of agave. Okay. And last question for this session. Leaf tips help in vegetative propagation in Begonia, Bryophyllum, Sensivertia and Adiantum caudatum. So leaf tips कब किस में यूज किए जाते हैं? So what's the answer? Answer is Adiantum caudatum. Okay. So see the fashion of the question where they have asked you the various examples of plants and they will ask you which vegetative organ is used for the propagation. Okay, so this type of questions can be asked in your exam also. Okay, just आपको ये नहीं हो सकता है, मतलब आपको ये प्लांट्स आएंगे ऐसा नहीं है, थोड़े से आपके जान पहचान के प्लांट्स आएंगे, but this type of questions can be asked. Okay, so we will stop here and we will continue the next 25 questions in our next session. Okay, till then prepare your notes, make a list of your doubts and if they are if you want to ask them, just let me know and we'll discuss those questions. Okay, so thank you so much and all the best. See you in the next session.